Hello friends, welcome to CMA Student Corner. Myself Ritika Jangir. Today we are going to start up with our second part of CMA Intermediate, paper number 9, Operation Management and Strategic Management part. In this video, we are continuing our series of Operation Management theory portion. In the earlier video, we have already completed study note number 1, Introduction of Operation Management. If you haven't watched that video, I will provide you the link in description below. This video is going to be bit and mix in English and Hindi. Don't worry. मैं इफ़ इन केस अगर कोई चीज़ को मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ तो मैं उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगी और मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी आपको हिंदी में समझाऊँ और इंग्लिश में रीडिंग कराऊँ. तो आप दोनों जो इंग्लिश प्रेफर कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है और जो हिंदी प्रेफर कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है. ऑल दैट नोट्स आर टोटली रिलेटेड टू योर स्टडी मटेरियल. देयर इज़ नथिंग जो उसमें नहीं है ना. और अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए तो आई एम डैम श्योर कि आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की नीड नहीं है. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी. अगर आप फर्स्ट टाइम एज अ फर्स्ट व्यूअर भी हो मेरे कि आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी है OM की थ्योरी, तो भी आप इसको अच्छे से क्रैक कर सकेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब मैं आपको इसमें बता देती हूँ स्टडी नोट नंबर 2 के अंदर सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अपन इसके अंदर कवर करेंगे. जैसे कि अपने को पता है स्टडी नोट नंबर 2 के अंदर एक डिमांड फोरकास्टिंग कॉन्सेप्ट है, एक कैपेसिटी प्लानिंग है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, फैसिलिटी लेआउट, फैसिलिटी लोकेशन, है ना, रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग and economic batch quantity. All those topics, all these 10 topics are going to be covered in this video. I will try to make short and as detailed as video as I can make possibly. Okay, so let us start with our first point with this demand forecasting. ओके सबसे पहली बात अपन ये मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग डिमांड फोरकास्टिंग क्या है. फोरकास्टिंग क्या है? आप अगर कोई नॉर्मल सेंस में आपसे पूछे कि फोरकास्टिंग क्या कहते हैं, फोरकास्टिंग क्या होती है, तो अपन सब कह सकते हैं कि फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, मतलब फ्यूचर के अंदर पीप करके, मतलब उसके अंदर देख के झांक के देखना. ठीक है, तो अपन कह सकते हैं फोरकास्टिंग मीन्स पीपिंग इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर झांक के देखना. एज फ्यूचर इज अननोन, जैसे अपन सबको पता है कि फ्यूचर जो है वो अननोन है. एंड इज एनीबडी guess, but what the business leads in the past have involved certain systematic and scientific methods. No future by scientific analysis based on the possible consequences. देखिए ये बात तो अपन को पता है कि अपन फ्यूचर के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट बिजनेस के अंदर कुछ एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक पैटर्न्स या फिर एक मेथड्स बनाए गए हैं जिससे कि अपन फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं. देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ सही नहीं हो, बट अपन उसके नियर बाय ज़रूर पहुंच जाते हैं. ये इन सारी चीज़ों के लिए जो अपने लास्ट डेटाज होते हैं उन सबको देख के और बाकी जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उन सब की राय लेके अपन इन मैथड्स को फॉलो करते हैं. ओके, सो जैसे कि अपन सबको पता है, अब ऐसे तो है नहीं कि अपन किसी एक पंडित जी को बुलाएंगे और बोलेंगे कि बाबा आप प्लीज़ आइए और हमारे फ्यूचर क्या बताइए, और फिर वो मंत्र जपेंगे कि ढम झम 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 और बस फ्यूचर ये है आपके फ्यूचर का. तो ऐसे नहीं होता. अपन एक सिस्टमैटिक एक साइंटिफिक मैनर के मेथड्स के अकॉर्डिंग ही अपन फोरकास्ट करते हैं अपने फ्यूचर को. ठीक है, नेक्स्ट इज फोरकास्ट ऑफ सेल्स रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ मेकिंग prediction about future sales followed by detailed analysis and fact related to future situation and force which may affect the business as whole. क्या कहा? अगर अपन सेल्स की फोरकास्ट करते हैं तो इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि मेकिंग प्रोडक्शन, अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं किसकी, कितना सेल्स होगी और कितनी मतलब कितनी सेल्स होगी, और इन सबको एनालाइज करने के लिए अपन जो पास्ट डेटाज होते हैं जो उनको रेफ़र करते हैं और एनालाइज करते हैं अपने फ्यूचर की सेल्स कितनी होगी. Making a proper forecast requires the assessment of both controllable and uncontrollable factors. अगर अपन को एक अच्छी फोरकास्ट करनी है तो उसके लिए अपन को दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, कंट्रोलेबल एंड नॉन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को, जिनको अपन कहते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स. मतलब इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहे हैं, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहे हैं. Sale forecast is the most important activity in the business because all other activities dependent upon the sale of the concern.
जो सेल फोरकास्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट बिकॉज सेल्स फोरकास्ट से ही अपन बाकी जितने भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज़ होती है वो सारी डिपेंडेंट होती है। अगर अपन को पता हो गया कि फ्यूचर में अपन को 100 यूनिट सेल करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो अपन उसके के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे, उसी के अंदर अकॉर्डिंग अपन रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। तो बहुत सारे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो अपनी फोरकास्टिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में 3 टाइप की फोरकास्टिंग होती है। टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग अगर पूछें, एक होती है लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग, एक होती है मीडियम रेंज फोरकास्टिंग और एक होती है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग जो होती है वो जनरली 5 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा के लिए होती है, मतलब 10 to 15 ईयर्स तक। जैसे द पर्पज ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग क्या होता है? टू वर्क आउट एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट और टू एक्वायर अ न्यू फैसिलिटीज़, है ना। अब देखिए, जब लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग कब करेंगे? जो लंबे पीरियड के लिए। अब लंबे पीरियड के लिए क्या होगा कि अपन कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लाइक वो अपन ने बिल्डिंग परचेज करी है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन अपन ने करवाया है, तो वो सारी चीज़ों के अंदर काम आता है। टू डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ सेल्स, अपना कैश फ्लो क्या होगा सेल्स का वो अपन को पता करने के लिए फ्रॉम सेल्स। द प्लान ऑफ फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, की फ्यूचर में आने वाले टाइम पे अपन को कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। द प्लान ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, कितना मटेरियल अपन को रिक्वायर पड़ेगा। द प्लान फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट अब वी हैव मीडियम रेंज फोरकास्टिंग। मीडियम रेंज फोरकास्टिंग जो होती है वो 1 साल से 2 साल के बीच में आती है। इसके अंदर क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि डिटरमाइन करना जो कि बजटरी कंट्रोल क्या है आपके एक्सपेंसेस का, या फिर आप जो डिविडेंड है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिटरमाइन करोगे। ठीक है, फाइंड आउट एंड कंट्रोल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको पता करो और उनको कंट्रोल करने के लिए अपन मीडियम रेंज फोरकास्टिंग करते हैं। डिटरमाइन करते हैं शेड्यूल ऑफ ऑपरेशन कि किस तरीके से ऑपरेशंस को कैरी आउट करना है, और प्लान करते हैं अपन कि किस तरीके की कैपेसिटी एडजस्टमेंट होगी, प्लान फॉर कैपेसिटी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट अब वी हैव शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग का क्या मतलब हुआ? शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग जो होती है वो 3 to 6 मंथ्स के लिए होती है, लेकिन ये यूजुअली 1 साल के अंदर वाली जितनी भी अपन फोरकास्ट कर रहे हैं एक्टिविटीज़ के लिए, उनके लिए भी अपन कह सकते हैं कि वो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग है। इसका पर्पस क्या होता है? जैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ हो गई कि कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा अपन को, जो अपन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फिनिश गुड्स का वो किस तरीके से डिस्पैच करना है, कि जो वर्कलोड है वो मैन और मशीन में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपन को मैन पावर ज़्यादा लगानी है या फिर अपन को मशीन की पावर ज़्यादा यूज़ करनी है। फाइंड आउट दी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, अपनी मशीन कितना वर्क कर सकती है ना, एक कैपेसिटी लेवल फाइंड आउट करना। जो अपना सेल कोटा है वो फिक्स करना, जैसे होता है ना टारगेट फिक्स करने हैं अपन को, इस तरीके से। टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड ओवर टाइम टू मीट द डिलीवरी ऑफ प्रॉमिसी, कि अपन को कितना ओवर टाइम करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी फोरकास्ट को। ठीक है, देयर आर 4 फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने फोरकास्ट को। सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हुए तो उस वजह से। दूसरा आता है चेंज इन प्रेफरेंस ऑफ यूजर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आज अपन इसका एग्जांपल लेते हैं क्लोथिंग इंडस्ट्री। क्लोथिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर लोगों के जितनी जल्दी टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं उतने किसी चीज़ में नहीं होते। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक टी शर्ट बनाई ब्लैक कलर की जिसकी डिमांड बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से जो प्रेफरेंसेस हो गई है लोगों की वो चेंज हो गई कि उनको ब्लैक प्लेन नहीं चाहिए, उनको ब्लैक प्रिंटेड चाहिए, या फिर उनको ब्लैक नहीं उनको वाइट कलर की टी शर्ट चाहिए। तो इसके अंदर प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है लोगों की, तो जो डिमांड होती है वो अपने आप कम हो जाती है। इस वजह से अपनी जो फोरकास्ट होती है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, जो जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आज टी शर्ट सिर्फ मैं ही थोड़ी बना रही हूँ, मेरे अलावा बहुत तो कंपनियाँ हैं जो टी शर्ट्स बना रही है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या पता किसी कंपनी, मेरी कंपनी की कॉस्टिंग करके मिला के मैंने जो सेलिंग प्राइस रखी उसकी 100 रुपीज़ रखी, लेकिन किसी दूसरी कंपनी ने उसकी सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़ ही रख ली, जस्ट बिकॉज उसके पास में जो मैन्युफैक्चरिंग पावर थी या फिर उसकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो थी या फिर उसके पास में कोर कॉम्पिटेंसी थी वो उसकी। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट आता है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ इनकम कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है वो इनकी इनकम ही कम होती जा रही है, अब वो कमाएंगे नहीं तो फिर वो खर्च कैसे करेंगे वैसे। नेक्स्ट आता है अपने पास में फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर प्रोडक्शन फोरकास्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको अपन को प्रोडक्शन फोरकास्टिंग के लिए ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। सबसे पहला आता है डिमांड फ्रॉम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट,
जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिमांड रखो। रेट ऑफ लेबर ओबेसिटी, जो लेबर ओबेसिटीज़ है अपनी उसकी ध्यान रखो कि कितनी लेबर है, कितनी रेट पे काम कर रही है, कितना सही है या नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कि आप अगर आपने काम करने के लिए ऑर्डर तो पास कर दिया लेकिन आपके पास में रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो आप प्रोडक्शन करने से पहले रॉ मटेरियल चेक करिए। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ मशीन, फॉर एग्जांपल आपने जो अपना स्टैंडर्ड है वो सेट कर दिया कि 100% कैपेसिटी लेवल पे काम करेंगे, बट जो आपकी मशीनरी है वो 70% कैपेसिटी पे ही काम कर सकती है, तो ये कंसिडर करना चाहिए अपन को। मेंटेनेंस शेड्यूल्स की किस तरीके से मेंटेनेंस होगा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की तरह से रखोगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे, ये जो चैप्टर है ये अपन आके भी पढ़ेंगे। ओके, डिलीवरी डेट शेड्यूल की किस डेट पे डिलीवरी होने वाली है। फॉर एग्जांपल आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी आज शुरू करी और आपको डिलीवरी कल ही देनी है, बट वो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप अपने जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसको ये ध्यान में रखते हुए करिए कि आपको डिलीवरी किस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट अब इज स्टेप्स इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि अपन को डिटरमाइन करना होता है कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या है फोरकास्ट करने का, कि अपन ये फोरकास्टिंग जो है वो कर क्यों रहे हैं। द सेकेंड इज सिलेक्ट द पीरियड ओवर विच द फोरकास्ट विल बी मेड। सब फिर उसके बाद में ये सिलेक्ट करो कि कौन से पीरियड है। जैसे अभी अपन ने पढ़े थे 3 टाइप के पीरियड्स होते हैं अपने पास में, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज। तो आप वो सिलेक्ट करो कि आपका जो टर्म पीरियड है वो कितना के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट फिर उसके बाद में ये सिलेक्ट करो कि सिलेक्ट द मैथड्स यू वांट टू यूज़ फॉर मेकिंग द फोरकास्ट। वो मैथड यूज़, कौन सा मैथड आप यूज़ करने वाले हो। ये जो फोरकास्टिंग के मैथड है मैं जस्ट इसके बाद में, इस पैराग्राफ के बाद में आपको समझाने वाली हूँ, तो आप वहाँ से रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये जब आपने मैथड सिलेक्ट करा फिर उसके बाद में क्या करोगे, मैथड सिलेक्ट कर लिया लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए होगी, तो गैदर करो इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़ आएगी आपके फोरकास्ट के अंदर। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी सोर्सेज से आप लेके आ सकते हो और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, दैट द डेटा विल बी गेट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स एंड फाइल इटसेल्फ। जैसे जो आपके एम्प्लॉयज़ है या फिर जो आपके कस्टमर्स है, आप उनकी जो फाइल्स है उन्हीं से डेटा ले लोगे। और दूसरा सेकेंडरी सोर्स होता है कि दिस इज अवेलेबल फ्रॉम आउटसाइड मीन्स सच एज पब्लिशिंग डेटा, मैगजीन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेट्रा, जो अपन आउटसाइड से लेके आ रहे हैं वो सेकेंडरी हो गया। जब ये सारी चीज़ें कंसिडर हो गई है फिर उसके बाद में आप एक फोरकास्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो और फिर चेक कर सकते हो कि वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव सेट करो, रेंज सेट करो, फिर उसके बाद में मैथड कौन सा यूज़ करने वाले हो, इन्फॉर्मेशन लेके आओ और इन्फॉर्मेशन और इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक फोरकास्ट बना दो, ठीक है। नेक्स्ट अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस टाइम पे पहले अब जैसे आपके पेपर पेन टेस्ट होने लग गया है, रिटर्न बेस हो चुका है, ऑनलाइन नहीं रहा है, तो जिस टाइम पे ऑफलाइन पेपर्स होते थे तो ये वाले क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करे जाते थे इंस्टीट्यूशन से, है ना। तो आप, आई रिक्वेस्ट कि आप इनको एक बार थोड़ा प्यार से समझिएगा, मैं भी इनको थोड़ा टाइम लेके आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। चलिए अब अपने पास में मैथड्स आते हैं फोरकास्टिंग के। अपने पास में बहुत सारे मैथड्स है। सबसे पहला मैथड आता है सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन और द यूज़ ऑफ एक्सपेंडिचर मैथड। इसके अंदर क्या करते हैं अपन कि कस्टमर से कांटेक्ट करके पूछ लो कि कितनी डिमांड है। लाइक मैं एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के पास में चली जाऊंगी और मैं उनसे पूछूंगी कि आपको कितनी डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ पेन पेंसिल्स प्रोड्यूस करती हूँ, तो मैं अपनी लोकेलिटी के अंदर जितने लोग होंगे, जिस एरिया के अंदर मैं सेल करने वाली हूँ, मैं वहाँ के बच्चों से जाके उनसे पूछूंगी कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट होती है पेन पेंसिल्स की, आप मुझे बताइए, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करूँगी या उसके अकॉर्डिंग फोरकास्ट करूँगी। तो चलिए अपन इसको रीड करते हैं। अंडर द सिस्टम द सेल फोरकास्ट एक्चुअली यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसर्न्स आर कनेक्टेड directly and they are asked about their intention to buy the company's product in an expected given future, usually a year। ये ऐसे कह रहा है कि अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर से ही जाके बात करते हैं कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट निकाला है तो आपको क्या लगता है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसके अंदर जो फाइनल कंज्यूमर होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और 1 साल के अंदर का ही होता है कि 1 साल के अंदर आप इसको परचेज़ करोगे या नहीं करोगे। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज होता है, अंडर दिस मैथड इज़ बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन रिसीव और कलेक्टेड फ्रॉम एक्चुअल यूजर्स, सो बाइंग एक्शंस विल रियली डिसाइड द फ्यूचर डिमांड, सो द एस्टिमेट्स आर करेक्ट। अपन जो है डायरेक्टली कंज्यूमर से ही पूछ के आ रहे हैं, तो जो इसके अंदर एस्टिमेट्स होंगे वो हमेशा सही माने जाते हैं, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा, इट्स प्रोवाइड अ subjective feed of the market and of thinking behind the buyer's intention for the actual users।
एक्चुअल यूज़, अपन को ये पता चल जाता है कि ये पेन किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि वो एक्चुअल यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। तो एक तरीके से अपन को मार्केट की थिंकिंग और मार्केट के अंदर बायर का जो इंटेंशन है वो अपन को पता चल जाता है। ये हेल्प करता है। दिस मैथड इज़ मोर अप्रोप्रिएट वेयर यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नंबर्ड एंड न्यू प्रोडक्ट्स इज़ टू बी इंट्रोड्यूस फॉर विच नो प्रीवियस रिकॉर्ड्स कैन बी मेड अवेलेबल। देखिए ये जो मेथड है ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो नंबर ऑफ जो जिसके अंदर अपना जो कस्टमर है अपन उनको नंबर्स के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन अगर ऐसे ह्यूज लेवल पे लेके चलेंगे तो इट्स इम्पॉसिबल कि अपन घर घर जाके सबसे पूछें कि क्या आप ये प्रोडक्ट बाय करोगे, क्या आप ये प्रोडक्ट बाय करोगे है ना। तो ये तो बहुत वैसे हो जाएगा ना, लाइक कि इट्स अ फनी थिंग राइट। तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल, ये बेनिफिशियल उन लोगों के लिए है जिनका जो डिमांड है, जो कस्टमर की रेंज है वो नंबर्ड है, मतलब जिनको अपन नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। और ये उस चीज़ के लिए अच्छा है कि जो प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा है, जो अभी तक उसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है अवेलेबल, ठीक है। इट इज़ मोर सूटेबल फॉर शॉर्ट रन फोरकास्टिंग। ये जो फोरकास्ट होती है शॉर्ट रन फोरकास्टिंग के लिए ही ज़्यादा यूजफुल होता है, जो 1 ईयर से पहले होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव ओपिनियन और सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं, अपन जो सेल्समैन होते हैं, जैसे हर एक एरिया के सेल्समैन होते हैं, अपन क्या करते हैं उन सेल्समैन से कांटेक्ट करते हैं। वी आस्क सेल्समैन कि तुम्हारे टाउन में कितनी डिमांड है ना, वो बताते हैं, फिर उनके बेसिस पे अपन ये रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी डिमांड होगी। द एस्टिमेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्समैन आर देन कंसोलिडेट्स टू फाइंड आउट द टोटल एस्टिमेट सेल्स फॉर द कमिंग सेशन। अपन इसके अंदर डिफरेंट सेल्समैन से पूछते हैं और उन सारी सेल्समैन की जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी अपन को रिव्यू मिलता है उन सबको कंसोलिडेट करके एक बनाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि टोटल एस्टिमेटेड सेल्स क्या होने वाली है आगे आने वाले सेशन के अंदर। द एस्टिमेट्स आर the future is examined by the successive executives levels in the light of various factors like change in product design, advertisement and selling price। ये सारी चीज़ें change in product price और इन सब पे भी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट और एग्जीक्यूटिव जजमेंट मैथड। इन दिस मैथड क्या करते हैं, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कंपनी के, अपन उनसे ही, मतलब जैसे कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं राइट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इन सब के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं आप बुला लो। किन किन को बुला सकते हो आप, सीए को बुला लो, सीएमए को बुला लो, मेरे जैसे सीएमए को जो होने वाले हैं उनको बुला लो, या आप जैसे जो बिल्कुल बनने वाले हैं उनको बुला लो, है ना। तो इन सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स वाले जो होते हैं, जो टॉप लेवल पे होते हैं, उन सबको साथ में बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इस चीज़ की डिमांड कितनी होने वाली है, उसको प्रिडिक्ट करते हैं बैठ के। तो वो ये बताता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, अरेंजिंग, एवरेजिंग द or evaluating the some other with the opinion and views of top executive at different field, example marketing, finance, production, etc. and forecast are made, ठीक है। सेम जो मैंने अभी आपको समझाया। नेक्स्ट एज इज एक्सपर्ट ओपिनियन। अब मानिए कि आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे ओपिनियन लेनी चाहिए, मुझे बाहर से बुलाने चाहिए लोगों को। बाहर से किन किन को बुलाओगे, वही सारे लोगों को, CA, CM में CS, लॉयर, एडवोकेट, सेल्समैन और ये सारे जो भी टॉप लेवल पे आते हैं, जिनके ओपिनियन से एक आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर ही पता कर सकते हैं कि कितनी डिमांड हो सकती है फ्यूचर में, ठीक है। तो अंडर दिस मेथड द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट ओपिनियन फ्रॉम स्पेशलिस्ट इन दी फील्ड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। ओपिनियन एंड एक्सपर्ट्स गिव इन द न्यूज़पेपर एंड जर्नल ऑफ द ट्रेड, होलसेल लर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट एजेंसीज, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। जैसे मैंने आपको बोला इसमें कौन कौन जो न्यूज़पेपर्स के अंदर रखते हैं उसके बेसिस पे अपन रखते हैं, जो ट्रेड करते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको पता होती है कि इस चीज़ की कितनी डिमांड हो सकती है। एजेंसीज और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव मार्केट टेस्ट मेथड। मार्केट टेस्ट मेथड क्या होता है? अंडर दिस मेथड सेलर सेल्स हिज प्रोडक्ट इन अ पार्ट ऑफ the market for some times and makes the assessment of sales for the full market and based on the result। इसके अंदर क्या होता है, जो सेलर होता है वो एक छोटे से मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट को बाहर लॉन्च करता है और उसको सेल करना स्टार्ट करता है और फिर उससे ये पता कर लेता है कि अगर कितनी डिमांड रहने वाली है उसमें, फिर वो ये मान लेता है ये छोटा सा एरिया है, यही जो डिमांड इसमें आ रही है वही डिमांड एक होल पूरे उसके अंदर आएगी। जैसे आपने कभी देखा हो कि कुछ सैशेज आते हैं, कुछ छोटे पाउचेस आते हैं जो अवेलेबल नहीं होते, लाइक
आपने नोटिस करा होगा कि मैगी जो है उसके अंदर एक चीज़ ही मैगी करके आई है। मैम आप खाने की बातें मत करो, भूख लग रही है। आई नो, बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, टेंशन मत लो, भी चुपचाप जाके किचन में बना के खा लेना, मैं ब्रेक दूंगी तब, है ना। तो जो है क्या कहते हैं, वो मैगी के पैकेट जो हैं वो अभी शॉर्ट पैकेजेस ही आए हैं जो कि अलग से नहीं मिल पाते हैं, वो एज ए फ्री सैम्पल या फिर वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जिससे ये डिमांड पता करी जा रही है कि लोगों को वो चीज़ अच्छी लग रही है क्या, वो छोटे पाउचेस की जगह वो बड़े पैकेट्स मांगना प्रेफर कर रही है कस्टमर। तो उस बेसिस पे अपन उनको चेक करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेंड प्रोजेक्शन मैथड। ट्रेंड प्रोजेक्शन जो मैथड होता है इसके अंदर आपने ये अपन प्रैक्टिकल जो अपन क्वेश्चंस करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के, आपने उसके अंदर ये वाला मैथड आता है। इसके अंदर जो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाली इक्वेशन होती है अपन वो कंसिडर करते हैं। अंडर दिस मैथड अ ट्रेंड ऑफ कंपनी और इंडस्ट्री सेल्स इज फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। इसके अंदर जो ट्रेंड होता है और जो इंडस्ट्री की मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड जो होते हैं वो सेल्स को अपन कंसिडर करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करके अपन ये पता करते हैं कि क्या होने वाला है। इस ट्रेंड को अपन सेक्युलर ट्रेंड भी बोलते हैं, सीक्वल ट्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है। द लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसको अपन लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इसकी इक्वेशन होती है। इसके अंदर डायरेक्ट मैथड होता है एक, और एक होता है इनडायरेक्ट मैथड। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर जितनी भी पूरे के पूरे OM से रिलेटेड जितने भी आपके स्टडी मटेरियल के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप चाहते हैं उनमें उनका हर एक का सॉल्यूशन करके दिखाऊं आपको, तो आप प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में आप प्लीज़ कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले कि आप किस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है या फिर आप आगे आने वाली वीडियोस में क्या देखना चाह रहे हैं, जिससे कि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है ना अभी तक, और अभी तक आप हो, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, अब इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। चलिए अपन बाकी आगे चलते हैं ना, बाकी बातें थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट मैथड आता है इसमें, और एक आता है इनडायरेक्ट मैथड। डायरेक्ट मैथड जो होता है उसके अंदर ए की वैल्यू निकलती है समेशन y डिवाइडेड बाय समेशन y डिवाइडेड बाय n से, नंबर से, और b जो निकलता है वो समेशन xy इज इक्वल डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू समेशन xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर से निकलता है। और इनडायरेक्ट मैथड के अंदर इक्वेशन होती है जो होती है समेशन y इज इक्वल्स टू na प्लस b समेशन x, और समेशन xy इज इक्वल्स टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। इस तरीके से अपन इस इक्वेशंस को देखते हैं। अब अभी अपन प्रैक्टिकल नहीं पढ़ रहे, अभी अपना बेसिक जो मेन फोकस है अभी वो थ्योरी पे है, तो अपन थ्योरी ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मूविंग एवरेज मैथड। मूविंग एवरेज मैथड जो होता है इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एवरेज निकाल के और उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रेंड देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। इन दिस एन अदर स्टैटिस्टिकल मैथड टू कैलकुलेट द ट्रेंड थ्रू मूविंग एवरेज से, ठीक है। नेक्स्ट इज criteria of a good forecasting method. It cannot be said with the method of forecast which method is देखिए अब जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसके अंदर कुछ बुराइयाँ भी होती है, अगर किसी में कुछ मैरिट्स होते हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। तो अपन एक है ना बेसिकली अपन ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा अच्छा होगा कौन सा नहीं अच्छा होगा, क्राइटेरिया क्या है। तो अपन एक सिंपल सेंस में अगर देखा जाए तो वो जो है अपन क्या चाहेंगे, जो अपन ने सोचा है स्टैंडर्ड में वो जो एक्यूरेसी हो, उसके अंदर सिंप्लिसिटी हो, इकोनॉमी हो, है ना, और इकोनॉमिक हो, और अवेलेबिलिटी हो उन सारी चीज़ों की जिस तरीके से सोचा है, स्टेबिलिटी हो और एक यूटिलिटी हो। अगर ये सारी चीज़ें तो एक गुड फोरकास्टिंग मैथड बन जाता है। नेक्स्ट इसके साथ ही अपना जो फर्स्ट पॉइंट होता है डिमांड फोरकास्टिंग से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, हर एक छोटी छोटी थ्योरी मैंने कंप्लीट करा दी है। अब इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं अपन इसके अंदर सेकंड पॉइंट, दैट इज कैपेसिटी प्लानिंग। जो कैपेसिटी प्लानिंग है वो अपन से 3 क्वेश्चन पूछती है। 3 क्वेश्चन क्या पूछती है कि कितनी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है, कब कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है, और किस टाइप की वो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है, व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी इज नीडेड, हाउ मच कैपेसिटी, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा ना,
sorry, it's my fault. What kind of capacity is needed, how much capacity is needed, and when this capacity is needed. ये जो 3 क्वेश्चंस है ये इस चीज़ का आंसर करती है अपनी कैपेसिटी प्लानिंग. तो अपन पढ़ते हैं. द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैपेसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. ये एक तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर. जस्ट बिकॉज अपन को ये नहीं पता होगी कि अपन कितनी कैपेसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अपन किस तरीके से अपनी फोरकास्ट करेंगे, किस तरीके से अपन अपना प्लान डिज़ाइन करेंगे. ओके, कैपेसिटी प्लानिंग इज कंसर्न विथ फाइंडिंग आंसर्स, इन तीनों आंसर्स को फाइंड करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया व्हाट, हाउ और व्हेन. कैपेसिटी प्लानिंग इज कैरिड आउट keeping in mind that the future growth and expansion plan, market trends and sale forecast. ये जो कैपेसिटी प्लानिंग होती है अपन इन सबको फ्यूचर के अंदर ग्रोथ क्या हो सकती है, एक्सपेंशन क्या, मार्केट का ट्रेंड क्या होगा या सेल फोरकास्टिंग क्या होगी, इन सारी चीज़ों को साथ में रखते हुए ही सोचते हैं, देखते हैं. नेक्स्ट इज क्या ऑब्जेक्टिव है अपने कैपेसिटी प्लानिंग करने के, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है. सबसे पहले कि मीट द कस्टमर डिमांड इन टाइम. अगर अपन को कैपेसिटी पता होगी अपनी प्लान की तो कितनी है, तो अपन उससे अपनी जो कस्टमर की डिमांड है अपन उसको टाइम पे पूरी कर सकेंगे. इफेक्ट द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो अपन इफेक्ट कर पाएगा ऑपरेशंस की. इफेक्ट द शेड्यूलिंग सिस्टम, कि किस तरीके से शेड्यूल करना है वर्क को, वो भी अपन पता कर पाएंगे, जैसे बॉटलनेक क्रिएट ना हो पाए. नेक्स्ट इज कैपेसिटी क्रिएशन रिक्वायरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, कि किस तरीके से आप कैपेसिटी को क्रिएशन कर सकते हो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करें. कैपेसिटी प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर एंड न्यू प्रोडक्ट. अगर आपकी मशीनरी या फिर आपकी कंपनी की कैपेसिटी ही नहीं है तो आप नए प्रोडक्ट या फिर कोई ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने से पहले आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट अप इज अपने पास में जो कैपेसिटी प्लानिंग है, जैसे अपने पास फोरकास्टिंग थी उसी तरीके से अपने टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग है. फर्स्ट है अपने पास में लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग एंड सेकंड इज शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग. जो लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग होता है वो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का होता है, और जो शॉर्ट टर्म होता है वो लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स के अंदर अंदर ही होता है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव फैक्टर्स, जो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करते हैं एक अच्छे कैपेसिटी प्लानिंग को करने के अंदर. सबसे पहले आता है फैसिलिटी, कि अपन किस तरीके से अपने लेआउट को डिज़ाइन करें जिससे जल्दी जल्दी काम हो, या फिर अपन किस तरीके से कौन सी लोकेशन पे बनाएं, या कौन सा इन्वायरमेंट सूटेबल है. ठीक है, प्रोडक्ट की इस तरीके से प्रोडक्ट की डिज़ाइन बनाए जिससे कि लोग अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदें, और किस तरीके का प्रोडक्ट मिक्स यूज़ करें, कि इसके अंदर कौन सा सामान यूज़ करें जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए. लाइक अगर हैंडी होगी कोई बॉटल जो है वो आपके इस प्रॉपरली हैंड के अंदर फिट हो जाए तो आप उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे. लेकिन अगर उसकी बॉटल का डिज़ाइन ही बहुत ही ऐसे कॉम्प्लेक्स है कि आपको ऐसे उठानी पड़ रही है दोनों हाथों से, तो दैट माइट बी वेरी डिफिकल्ट, और लोग बाग उसको कम प्रेफर करेंगे. ठीक है, और ये इसमें भी आता है कि किस तरीके से डिज़ाइन करें कि जिससे आपकी कैपेसिटी, मतलब जिससे ना कम के अंदर ज़्यादा बना सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाली बात वैसे. नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोसेस, कि कौन सी क्वालिटी का प्रोसेस यूज़ करें जिससे जो ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छी हो. ह्यूमन फैक्टर्स, ये देखिए कि जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब कंसर्न है, वो किस तरीके से है, किस तरीके से किसको काम दिया जा रहा है, डिज़ाइनिंग क्या है. मोटिवेट करो अपने ह्यूमन फैक्टर्स को, मतलब जो अपनी लेबर्स हैं कि काम करिए, उनको एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से अरेंज करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को साथ में काम करने के लिए रखिए, और है ना कोशिश करिए कि एब्सेंटिज्म जो है वो कम से कम हो. ठीक है, नेक्स्ट अप इज़ ऑपरेशनल फैक्टर्स, की शेड्यूलिंग, मटीरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी असेसेबल एंड मेंटेनेंस पॉलिसीज़ एंड इक्विपमेंट ब्रेकडाउन. इन सबको भी ध्यान में रखिए कि किस तरीके से शेड्यूल करें, मटेरियल का किस तरह से मैनेजमेंट करें कि जैसे ही ख़त्म होने वाला हो वैसे ही अपन को ये पता चल जाए कि अपन को अब वापस से रीऑर्डर करने का टाइम आ चुका है. मेंटेनेंस करिए आपकी पॉलिसीज़ का, और इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हो उससे पहले अपन उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा लें, या फिर अगर प्रिवेंटिव नहीं सूटेबल हो पा रहा है तो आप एक एक्स्ट्रा मशीनरी रखिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना अराइज हो. नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या आते हैं, जो कि जैसे प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, सेफ्टी रेगुलेशंस पूरे यूनिफॉर्म रखिए, यूनिफॉर्म की जो है वो एक प्रॉपर होनी चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करिए, एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखिए.
नेक्स्ट आता है फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर। दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास में कंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड नेक्स्ट आता है अपने पास में लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स। कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, और लेस तो जो नहीं कर सकते हैं बट कम कर सकते हैं। विच कैन बी कंट्रोल्स सच एज अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉय, कितना लेबर एम्प्लॉय होना चाहिए, फैसिलिटी इंस्टॉलेशन की किधर होनी चाहिए मशीनरी की, टूलिंग किस तरीके से कितनी दूर में होना चाहिए, शिफ्ट किस तरीके से होगी पर डे की, या फिर है ना इतना काम तो करना ही करना पड़ेगा आपको, ओवर टाइम वर्क कितना करना है, कि अगर मैं खुद से प्रोड्यूस नहीं करूँ, मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दूँ, मैं किसी दूसरे से सामान बनवा लूँ, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लूँ मैं, या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना करना है वो सेटअप करके रख लूँ। ये सारे हो गए कंट्रोलेबल फैक्टर्स। इनको प्लीज़ आप है ना इन वर्ड्स को याद रखिएगा क्योंकि MCQ के अंदर ये चीज़ पूछ ली जाती है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब इसके अंदर है ना। नेक्स्ट आता है लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स, जैसे एब्सेंटिज्म। मैं किसी इंसान का एब्सेंटिज्म कंट्रोल नहीं कर सकती, मैम आप कर सकती हो, आप उस पर फाइन लगा सकते हो या फिर आप उसको बोल सकते हो कि इतनी छुट्टियां मत लो, बट यही तो हो गया ना लेस कंट्रोलेबल। यहाँ पे कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात नहीं हो रही है, लेस कंट्रोलेबल की हो रही है कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एम्प्लॉय बीमार हो गया तो मैं उसको ऐसे थोड़ी बोलूँगी कि नहीं तुम तो बीमार हो, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तो मेरा काम करके देना ही पड़ेगा आपको, राइट। थोड़ी इंसानियत तो हम में भी है तो उसी सेंस में एब्सेंटिज्म का ध्यान रखना पड़ता है। लेबर परफॉर्मेंस किस तरीके से हो सकती है, अपन उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं बट वो काम तो करने वाले वो वही लोग हैं ना, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो अपने लिए तो नुकसान ही है। मशीन ब्रेक डाउन हो गई, आप स्पेयर रख ली, आपने सब कुछ कर लिया, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बट उस मशीनरी को चेंज करने के अंदर भी तो आपका टाइम लगेगा। मटेरियल का स्टोरेज, आपने मटेरियल का स्टोरेज रखा लेकिन आपको स्टोरेज से सामान लेके आना वापस जाना, वो वाला टाइम, स्क्रैप किस तरीके से रिमूव करेंगे, लॉकआउट किस तरीके से करेंगे, अगर फायर एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ हो जाती है, जैसे लाइक कुछ भी हो गया, आग लग गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गई, बारिश आ गई, ओले गिर गए, वैसे, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना जो सेकंड टॉपिक है कैपेसिटी प्लानिंग का वो भी ख़त्म होता है। नाउ नेक्स्ट इज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, कि कितनी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है उसको CRP भी कहते हैं अपन। ये एक तरीके की टेक्निक होती है जो डिटरमाइन करती है व्हाट इक्विपमेंट्स एंड लेबर पर्सनल कैपेसिटीज़ आर रिक्वायर्ड, कि किस तरीके से कौन से इक्विपमेंट्स, किस टाइप की लेबर या कितना पर्सनल कैपेसिटी काम करना जरूरी है टू मीट द प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव। प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना किस तरीके से बनाएं एज पर दी मास्टर प्रोडक्शन, कि जो अपन ने मास्टर प्रोडक्शन जो शेड्यूल करा था उसके अकॉर्डिंग कैसे बनाएं, जिसको अपन मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग MRP1 भी कहते हैं, ठीक है। कि किस तरीके से अपन इक्विपमेंट्स और लेबर और इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए इस तरीके से प्रोड्यूस करें कि जो अपना जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो अपन ने सोचा था वो अपन अचीव कर सकें। नेक्स्ट अप वी हैव कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजीज। अपने पास में इसके अंदर 4 टाइप की स्ट्रैटेजीज होती है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है लेवल कैपेसिटी प्लान। लेवल कैपेसिटी प्लान क्या होता है, इसके अंदर होता है कि आप एक यूनिफॉर्म लेवल पे जो प्रोडक्शन करते रहते हो, आप मतलब आप कंटिन्यू प्रोडक्शन करते रहोगे और अगर आपकी डिमांड होगी तो उतना आप उसमें सेल कर दोगे और जो रिमेनिंग बचेगा आपके पास में स्टॉक आप उसको स्टोर करते रहोगे, लेकिन आप अपना प्रोडक्शन नहीं रोकते, ठीक है। नेक्स्ट अप इज मैचिंग कैपेसिटी विद द डिमांड प्लान, कि जितना प्रोडक्शन अपन उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितना डिमांड है उतना ही, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव ऑप्टिमम प्लान कैपेसिटी। ऑप्टिमम प्लान कैपेसिटी क्या कहती है, देयर इज एन ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट per year that result in the least average unit cost. The level of output is also called as the best operating level of the plant. Plant capacity has a great influence on the cost of production. With the increase in volume of production, economy of scale arise which result in reduction and average cost per unit. अपन क्या करते हैं, अपने जितनी भी अपनी पूरे साल की आती है उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं यूनिट कॉस्ट, है ना। ये प्रैक्टिकल जब इसके क्वेश्चंस करते हैं ना अपन उसमें देखते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि आप क्या करते हो, एक एवरेज कॉस्ट पर कॉस्ट निकाल लेते हो, यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हो और उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग द कैपेसिटी।
इसके अंदर क्या होता है, अपने पास में एक बॉटल नेक, आपने सबको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर जिसको नहीं पता मैं उसको बता देती हूँ कि बॉटल नेक क्या होता है आपके पास में। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन ए की कैपेसिटी है 50 यूनिट्स 50%, बी की है 60% और थर्ड की है कितनी है 100%। लेकिन जब 50% से 60% के पास में जाएगा, लेकिन 50 तो 50 ही बना सकता है ना। तो जो बी की जो 60 यूनिट्स की 60% की कैपेसिटी है, उसमें जो 10 कैपेसिटी है 10 यूनिट्स 10% की, वो तो वेस्ट गई जस्ट बिकॉज जो ए है वो तो 50 ही भेजेगा। तो जब वो 50 ही भेजेगा तो सेकेंड मशीनरी अगर 60 बना पा रही है तो 60 तो नहीं बना सकती ना, जब तक उसके पास में रॉ मटेरियल 50 का होगा। तो वो जो बॉटल नेक है, तो इस केस के अंदर जो एक है कि जिसकी वजह से अपनी बाकी मशीनरी की जो कैपेसिटी है वो इफेक्ट कर रही है, उसको अपन बॉटल नेक कहते हैं। अब पढ़ते हैं, व्हेन द आउटपुट रेट ऑफ डिफरेंट मशीनरी डू नॉट मैच, जैसे मैंने आपको बताया था, द रिक्वायर्ड आउटपुट रेट फॉर द प्रोडक्ट to be produced, there will be an imbalance between the workload and different machinery. This will result in some machine and equipments becoming a bottleneck work center. There is limited in the plant capacity, which will be turned increase in production cost per unit. इसकी वजह से जो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है वो भी बढ़ जाएगा। आज अगर 50-50 करके भेजूंगी तो मेरा अलग प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आएगा, लेकिन आज अगर उसी जगह वहाँ पे कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती या फिर एक सेम लेवल ऑफ कैपेसिटी पे मेरी सारी मशीनरी काम कर रही होती है, तो उस टाइम पे मैं जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर सकती। तो मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट होती वो कम होती। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव, इसके अंदर अपने पास में 3 फॉर्मूला आते हैं। मैंने सोचा कि आपको मैं यहीं साथ के साथ एक बार बता देती हूँ जिससे आप के लिए हेल्प मिल जाएगी। क्या सबसे पहले अपन से इसमें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ मशीनरी कितनी रिक्वायर है। ये कैसे निकालते हैं, जितना भी अपना वर्कलोड रहता है पर ईयर का वो लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं जितनी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है एक मशीनरी की। जब ये निकालते हैं तो अपन को पता चल जाता है कि अपन को कितनी मशीनरी है वो रिक्वायर होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। अपन एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जितना भी अपन ने एक्चुअल आउटपुट आया है और डिवाइड कर देंगे उसको अपन कि जितना अपन ने सोचा था, कि मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट जितना सोचा था, या फिर सिस्टम कैपेसिटी दे रखी होगी सिस्टम की इतनी कैपेसिटी है, या फिर इफेक्टिव कैपेसिटी अपन निकाल सकते हैं। फिर उसको इंटू से 100 कर देंगे, 100 से इंटू कर देंगे तो अपने पास में एफिशिएंसी ऑफ प्लांट आ जाएगी। अब अगर यूटिलाइजेशन की बात करा जाए तो उसमें क्या होता है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय डिज़ाइन कैपेसिटी। जो भी एक्चुअल आउटपुट आया उसको डिवाइड कर दो डिज़ाइन कैपेसिटी से और इनटू कर दो 100 से, तो इस केस के अंदर आपकी यूटिलाइजेशन कितना हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में अपने 3 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया आउट ऑफ 10, जिसके अंदर अपन को सिर्फ 36 मिनट्स हुए हैं। तो अपनी स्पीड बहुत सही जा रही है। ठीक है, तो इफ़ यू वांट आप चाहे से 2-5 मिनट, मतलब 2-5 मिनट नहीं, आप पानी पी के आ सकते हो 2 मिनट, है ना। फिर उसके बाद में जब तक आप एक बार के लिए इसको चाहे तो रीड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो अपन कह सकते हैं आउट ऑफ दैट 10 टॉपिक्स। आई होप कि आपने ब्रेक ले लिया होगा। अगर आपने ब्रेक नहीं लिया हो, देखिए मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहती जिससे कि आपको आगे जब आप एग्ज़ाम टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो तो वो आपको इफ़ेक्ट करे। देखिए राइट, उस टाइम पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल है। तो अगर मैं आपको इसके अंदर 10 मिनट का एक ब्रेक दे दूँ, है ना, राइट, तो उस टाइम पर वो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो दैट विल बी नॉट हेल्पफुल फॉर यू ना, राइट। तो आप एक काम करिए, अगर जब भी आपको ब्रेक लेने की रिक्वायरमेंट हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रेक लेना है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, टाइमर सेट करिए कि 5 मिनट्स का मैंने टाइमर सेट कर दिया, और फिर प्लीज़ बी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ, क्योंकि अभी अगर आपने पढ़ लिया तो बस काम सेट है आपका। ये बात याद रखिएगा, जब आपको वो CMA की डिग्री मिलेगी या फिर आपको CMA फाइनलिस्ट होने का एक पोजीशन मिलेगी ना, तो आपको बहुत प्राउड महसूस होएगा। तो अभी जम के मेहनत करिए, बस जितना हो उतना करो। जितने लोग आपको कह रहे हैं ना कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अटेम्प्ट लग चुके हैं, तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम क्यों ही कर रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं करते होगे या फिर कुछ भी, कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कि भाई CMA बहुत मुश्किल होता है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन सबको ये प्रूफ करके दिखाइए कि ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा। हम करेंगे, मैं करके दिखाऊंगी, आप करके दिखाओगे, राइट। तो थोड़े से टाइम की मेहनत है, इन 3 महीने मेहनत कर लो, फिर उसके बाद में जब पेपर दे दोगे ना, और फिर उसके बाद में आराम से मज़े करो। फिर 12 सितंबर के अराउंड आपकी डेट निकली है कि आपके उस दिन आपकी रिज़ल्ट आएगा इंटरमीडिएट वालों का। तो आई होप कि अपन सब पास हुए, आप भी, मैं भी, सब मिलके फिर सेलिब्रेट करेंगे साथ मिलके सब, राइट। तो चलिए अब मैंने बात भी कर ली है,
ना चाहते हुए भी, इतना एक सेंस में, ना चाहते हुए नहीं, गलत बोला मैंने, बट एक जो ब्रेक नहीं देना था तो अपन ने बात कर ली तो वो ब्रेक ही हो गया। एक पढ़ाई से थोड़ा सा हट के अगर अपन ने बात करी 2 मिनट तो फिर वो आपको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन फोर्थ टॉपिक जो अपना आता है फैसिलिटी लोकेशन। फैसिलिटी लोकेशन का क्या मतलब होता है कि किस तरीके से आप अपनी जो फैक्ट्री लगा रहे हो उसको किस तरीके से लोकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, plant location may be understood as the function of determining where the plant should be located, कि कहाँ पे जो आपका प्लांट है वो लोकेट होना चाहिए for the maximum operating economy and effectiveness. Once a mistake is made in location, a plant is become extremely difficult and costly to correct it. देखिए, अगर अपन एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपना प्लांट कहीं पे डाल दिया, ठीक है, मतलब डाल दिया इन द सेंस आपने एक प्लेस लोकेट कर लिया आपकी उसकी, तो आप अब ये सारे बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि वहाँ का लैंड सही है ना, वहाँ पास में मार्केट है ना, या फिर अगर आपको जो स्टॉक आप रॉ मटेरियल लेते हो कहीं वो बहुत दूर से तो नहीं है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी तो है ना। तो बहुत से फैक्टर्स आपको सोच समझ के अपनी फैक्ट्री को वहाँ पे लोकेट करना पड़ता है। और अगर आप ये सारी चीज़ें पहले सोच के नहीं करोगे तो बाद में आपकी ये जो मिस्टेक होती है उसको करेक्ट करने के लिए आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। ओके, तो अपन देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले आता है स्टेप्स इन लोकेशन ऑफ सिलेक्शन, कि किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको डोमेस्टिक रहना है या फिर इंटरनेशनल रखना है। आपको अंदर डोमेस्टिक लेवल पे है आपको काम करना है या फिर इंटरनेशनल लेवल की लोकेशन पे काम करना है। जब ये डिसाइड हो जाए आप ये डिसाइड करो कि आपको रीज़न कैसा चाहिए, कि मतलब वहाँ पे अवेलेबल रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल तो है ना आपका, कहीं ऐसे नहीं आप बहुत दूर से मंगा रहे हो। नियर बाय माई मार्केट तो है ना, कि अगर कोई छोटी छोटी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपको बहुत दूर दूर भाग के नहीं जाना पड़ रहा हो, तो उसके अंदर जो आपका टाइम है वो ख़राब नहीं हो रहा हो। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, उस जगह पे ऐसे नहीं तुमने कहीं किसी गांव में जाके फैक्ट्री डाल दी और फिर वहाँ पे पता चला वहाँ लाइटें ही नहीं आती है तो आपका जनरेटर और इन सब के कॉस्ट बढ़ जाए। इससे अच्छा है कि वहाँ पे ये चेक करें कि पावर की अवेलेबिलिटी है ना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहाँ प्रॉपर है ना, सूटेबिलिटी वहाँ का जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी सूटेबल होना चाहिए क्लाइमेट, या फिर आपके एम्प्लॉयज़ के लिए सूटेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडी इलाका है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी वाला इलाका है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो आपके प्रोडक्ट या फिर आपकी फैक्ट्री को सूट कर रही है ना। नेक्स्ट अप इज सिलेक्शन इन कम्युनिटी सिलेक्ट करो कि कितना वहाँ पे जिस जगह आप फैक्ट्री या फिर जिस जगह आप प्लांट को लोकेट कर रहे हैं वहाँ पे जो लेबर है उसकी अवेलेबिलिटी आपको आसानी से मिल रही है ना। जो सिविल एमिनिटीज़ जो होती है लाइक पार्क्स और क्लब्स और थिएटर्स जो हैं आपके एम्प्लॉयज़ के लिए वो नियर बाय होने चाहिए कि रिफ़्रेश होने के लिए आप वहाँ जा सको। एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रीज़, आपकी वहाँ पे एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है या फिर कोई कॉम्पिटिटर इंडस्ट्रीज़ है या नहीं है ये पता करिए। कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और फायर एक्सटिंग्विशन फैसिलिटी, कि अगर कभी आग लग जाती है या फिर कुछ भी होता है तो आप वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर या फिर आपके पास में वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए कि सिलेक्शन ऑफ साइट जो है वो सही होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ की जो सॉइल है, जो साइज़ है, जो ट्रोपोग्राफी है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में अपना ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। यार ये बहुत छोटा टॉपिक था। अब अपन आते हैं फिफ्थ पे। ठीक है, इस फिफ्थ के बाद में अपनी हाफ सेंचुरी तो हो गई, मान लो आप 10 में से 5 चैप्टर्स पढ़ लेंगे अपन। सही भाई, अपन ने 40 मिनट्स, विद इन 40 मिनट्स के अंदर 4-5 टॉपिक कर लिया, तो वाह सेलिब्रेट योर सेल्फ। इतनी छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना सीखो, अच्छा लगता है। फैसिलिटी लेआउट। फैसिलिटी लेआउट क्या होता है? प्लांट लेआउट ऑल्सो नोन एज लेआउट ऑफ फेसिंग रेफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपार्टमेंट, वर्क सेंटर्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, फोकस इन द फॉलोइंग मटीरियल। देखिए, फैसिलिटी लेआउट अगर मैं एक सिंपल सेंस में बोलूँ तो इसके अंदर से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। और दूसरी बात आती है कि फैसिलिटी लेआउट ये होता है कि आप फैक्ट्री के अंदर जो आपने लेआउट तो कर दिया, लोकेशन ले ली, फैक्ट्री कर दी, बट उस फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से लेआउट करोगे, कौन सा कमरा कहाँ बनेगा, कौन सी मशीन को कहाँ रखनी होगी, किसके प्रोसेस के बाद में क्या होगा, वो सारी चीज़ें आती है। द क्वेश्चन जो इसमें एड्रेस करने पड़ते हैं वो कौन से होते हैं? हाउ मच स्पेस एंड कैपेसिटी डज अ सेंटर नीडेड, कि जो एक सेंटर है उसको कितनी स्पेस और कितनी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, हाउ शुड ईच सेंटर स्पेस विल बी कन्फिग, किस तरीके से अपन उस स्पेस को यूज़ करेंगे जिससे वो सारे हो जाए। व्हाट सेंटर शुड बी लेआउट इंक्लूडिंग, कौन सा लेआउट को अपन रखना है, कौन से सेंटर को,
कौन सा सेंटर जो होता है वो कहाँ पे होना चाहिए. A good plant layout ensures effectiveness and efficiency which leads to strategy and competitive advantage. Okay. नेक्स्ट इसके अंदर अपने पास में आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट. प्लांट लेआउट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो अपन को ध्यान में रखते हुए अपना प्लांट लेआउट जो है वो बनाना पड़ता है. ठीक है. सबसे पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल, कि आप कोशिश करिए कि जो आपका मैन और जो मटेरियल है उनको कम से कम ट्रैवल करना पड़े. जो उनको ट्रैवल क्यों करेंगे कि मटेरियल के लिए, कि मटेरियल हैंडलिंग जो है या फिर जो शॉप है वो नियर बाय हो आपके उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, की एक सीक्वेंस के अंदर हो जिससे जो काम करने वाले हैं मशीनरी जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल ए के बाद में बी के अंदर जाना है फिर सी के अंदर जाना है, तो आप उसको एक लाइन के अंदर फ्रेज कर सकते हो. बट अगर आपने ए रखा फिर उसके बाद में बी यहाँ रखी और सी यहाँ रखी, तो देयर ये जो वर्किंग है, मतलब जो डिस्टेंस है, जो टाइम टेक कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं रहता. मशीनरी एंड ऑपरेशन शुड बी अरेंज इन अ सीक्वेंस ऑर्डर. द प्रिंसिपल इज बेस्ट अचीव इन प्रोडक्ट लेआउट एंड इफेक्ट शुड बी मेड एंड to have it adopt to the process layout. Okay. Next आता है principle of usage. I think आपको थोड़ा blur दिख रहा होगा, एक सेकेंड. Yeah, and I think now you can see properly. Okay. Principle of usage. Principle of usage क्या होता है? Every unit of available space should be effectively utilized. जो आपकी जगह है उसका हर एक जो है स्पेस उसको आप अच्छे से यूज़ कर सको. ठीक है. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्टनेस, की मतलब सारी चीज़ें पास पास में रखो जिससे आपका ज़्यादा वॉकिंग के अंदर टाइम ना जाए. प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कर्स, कि जो वर्कर्स हैं उनको भी एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो. उनके लिए भी तुम मतलब ये देखो कि वो सेफ़ होने चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर इतना ना हो कि उनकी आइज़ इफेक्ट कर जाए, या फिर ऐसे ही मतलब सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन दोनों में ध्यान रखो. जितना काम कर रहे हो उतनी पेमेंट भी उनको प्रोवाइड करो, कंफर्ट प्रोवाइड करो. द लेआउट शुड बी कंटेन बिल्ड इन provision for the safety of the workforce. It should also be planned on the base of comfort and convenience of the workforce so that they can feel satisfied. Okay. नेक्स्ट अप इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. जो आपका लेआउट होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए इफ़ इन केस अगर अपन को कुछ चेंज पड़ जाती है. लीस्ट डिफरेंसेस के बाद में और लीस्ट मिनिमम कॉस्ट के साथ में आप अपने फ्लेक्सिबल हो पाओ कि अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं. प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करो. द लेआउट शुड रिजल्ट इन सेविंग अ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है. नॉट बाय अवॉइडिंग द इंस्टॉलेशन of the necessary facilities but by an intensive use of available facility. ठीक है. ये नहीं कह रहा कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ना करो, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो मत उनको ध्यान में रखिए. नेक्स्ट आता है अपने पास में टाइप ऑफ लेआउट. अब वन इतने सारे लेआउट पढ़े, अब उसके अंदर से अब ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा. फर्स्ट अपने पास में आता है प्रोसेस लेआउट. प्रोसेस लेआउट क्या होता है? द प्रोसेस लेआउट को अपन फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं. ठीक है. इट इन्वॉल्व सिमिलर नेचर ऑफ फंक्शंस टू आर पुट टुगेदर इन अ वन ग्रुप. एक ग्रुप के अंदर अपन सिमिलर नेचर के फंक्शंस जो होते हैं साथ में रखते हैं. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स एक साथ रखते हैं. द प्रोसेस अरेंज इन सिग्निफाइंग बाय द ग्रुपिंग लाइक टुगेदर मशीनरी. इसके अंदर सिमिलर टाइप की मशीनरी और उन सबको साथ में रखते हैं, जैसे कि अपन कॉटन, मील, लेदर, ये सारे मतलब एक सेंस में एक टाइप की मशीनरी जो होती है एक रूम में रखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन से रिलेटेड है तो कॉटन की एक साथ आएगी, क्लोथ की है तो क्लोथ की एक साथ आएगी, उस सेंस में. ठीक है. वेट अ मिनट. नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी प्रोवाइड कराया गया है. इसके अकॉर्डिंग एक रूम के अकॉर्डिंग और एक उसके अंदर रखिए. ठीक है. वाइल ग्रुपिंग मशीनरी अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस टाइप सर्टेन प्रिंसिपल्स जो है अपन को ध्यान में रखने पड़ते हैं. सबसे पहले आता है फॉर इंस्पेक्शन. कन्वीनियंस फॉर इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन जो है वो कन्वीनियंट होना चाहिए. आप एक सेंस में यू शेप में बना सकते हो, या फिर फॉर एग्जांपल कि यू शेप में नहीं, अपन एक ग्रुपिंग की बात करें ना. जैसे यहाँ पे ग्राइंडिंग मशीनरी है, यहाँ पे प्लांटिंग है, तो अगर इंस्पेक्शन करना होगा मुझे तो मुझे जरूर, मेरे को ऐसे नहीं है मैं सीधा ग्राइंडिंग में जाऊँगी और यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट कर लूँगी कि यहाँ की मशीन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है. अगर यही मशीन एक यहाँ रखी हो, एक यहाँ रखी हो, एक यहाँ रखी हो, एक यहाँ रखी हो, और फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी वाली कहाँ है और इसके अंदर टाइम जो लैग करेगा. तो ये लेआउट किस लिए है कि जिससे अपन एक अच्छे से काम कर सके एक सिस्टमैटिक वे के अंदर, बट वो आप नहीं कर पाओगे इसलिए. ठीक है. नेक्स्ट आता है
कन्वीनियंस फॉर सुपरविजन भी आप आराम से कर सको. द डिस्टेंस बिटवीन डिपार्टमेंट नीड टू बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल विद अ व्यू ऑफ अवॉइडिंग लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मटीरियल, जैसे मैंने आपको बताया अभी, है ना. थ्रू similar machines are grouped in one department, the department themselves should be located accordance with the principle of sequence of operation. ठीक है, सेम टाइप की एक मशीनरी एक डिपार्टमेंट के अंदर है तो उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में होनी चाहिए. नेक्स्ट अप वी हैव प्रोडक्ट लेआउट. अभी तक अपन ने पढ़ा प्रोसेस, अब अपन पढ़ेंगे प्रोडक्ट लेआउट. प्रोडक्ट लेआउट जो होता है उसको अपन स्ट्रेट लाइन लेआउट भी कहते हैं या फिर लेआउट फॉर सीरीज मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं. इसके अंदर क्या होता है, देखो मैं आपको ये पहले एग्जांपल दिखाती हूँ. जैसे यहाँ पे है कटिंग, लेदर, ड्रिलिंग, प्लांटिंग, ये एक सीरीज में चलता रहता है. मशीन्स जो होती है वो सीधी एक लाइन में होती है, इसको अपन स्ट्रेट लाइन लेआउट भी कहते हैं इसलिए, है ना. प्रोडक्ट लेआउट्स इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी इन वन लाइन डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. जिस तरीके से सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होगा उसके बाद के अकॉर्डिंग अपन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मशीनरी को रखते हैं. द आउटपुट ऑफ वन मशीन बिकम्स द इनपुट ऑफ नेक्स्ट मशीन. ठीक है, जो इनपुट है वो आउटपुट बन जाएगा, जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा किसी दूसरे के लिए. लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिंगल प्रोडक्ट जो होते हैं वो इसमें बनाए जाते हैं. जब भी अपन को कोई एक टाइप का प्रोडक्ट बहुत लार्ज वॉल्यूम में बनाना होगा तो अपन प्रोडक्ट लेआउट वाला मैथड यूज़ करेंगे, लेआउट यूज़ करेंगे. All the operation including assembly, testing and packing should be including in straight line. जैसे असेंबली होती है, टेस्टिंग हो गई, पैकिंग हो गई, ये सारे जितने भी ऑपरेशंस है वो सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होते हैं. There should be no point where one line crosses the another line. यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये स्ट्रेट लाइन है बट यहाँ से इंटरसेक्शन हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए. द प्रोडक्ट लेआउट में बी एड एक सेकेंड TGS followed in plant manufacturing, standardized product and mass scale. जैसे मैंने आपको बताया अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट आपको एक मास लेवल पे प्रोड्यूस करना है तो आप प्रोडक्ट लेआउट वाले जो लेआउट है उसको कंसिडर कर सकते हैं. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये MCQ में पूछा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अब वी हैव लेआउट इन फॉर्म ऑफ फिक्स पोजीशन. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखें यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रही होगी. आई नो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, प्लीज़ अब ऐसे मत बोलिएगा कि मैम आपकी ड्राइंग बहुत गंदी है. हाँ, यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन नहीं चल रहा है, डोंट जज माई ड्राइंग्स. ओके, यहाँ पे एक डंडी खींच के मैं वो भी बना दूँगी तो अब तो पूरी शिप लग रही है. तो क्या कहना है मुझे, लेआउट इन फॉर्म ऑफ फिक्स पोजीशन. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो जैसे शिप है तो अपन शिप को अपने पास में नहीं लेके आ सकते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, बहुत मशीनरी चाहिए होगी, बहुत मैन पावर, बहुत टूल्स और ये सारी चीज़ें अपन लगाएं, करें, उनको डिसम्बल करें, फिर उसको असेंबल करें, फिर उसको वापस से सब कुछ सेट करें. तो इस वजह से तो इसमें क्या करते हैं, जो मैन मशीनरी टूल्स या फिर जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो चीज़ें चल जाती हैं उस फिक्स मूवेबल मशीन के पास में, जैसे इसके पास में. तो अब अपन इसको एक लैंग्वेज वे में पढ़ें अगर, तो क्या है, एज द टर्म itself implies, the fixed position layout involves the movement of man and machine to the product which remains stationary. ठीक है, अपन मैन एंड मशीनरी का मूवमेंट होता है लेकिन जो प्रोडक्ट है वो स्टेशनरी मतलब एक जगह पे स्थिर रहता है. इन दिस टाइप ऑफ लेआउट द मटेरियल or major component remains in the fixed location and the tools, machinery and men will be well as other piece of material are brought to the location. ठीक है, अपन लोग चाहते हैं जो स्टेशनरी रहेगा उसके पास में. The movement of men and machinery is because the cost of moving them will be less than the cost of moving the product is very bulky. ठीक है, जैसे शिप को मूव करना ज़्यादा कॉस्टली है, इसी जगह अगर अपन जो जाना अपने मैन के लिए टूल्स लेके वहाँ जाएँ तो उससे. ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक लेआउट भी कहते हैं इसको अपन. नेक्स्ट अब वी हैव मिक्स लेआउट एंड कंबाइंड लेआउट. इसके अंदर जो अपना प्रोसेस लेआउट अपन ने पढ़ा था और जो अपना प्रोडक्ट लेआउट पढ़ा था उन दोनों को इन्वॉल्व करके अपना बनता है मिक्स लेआउट. ठीक है, दिस एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल of product layout and process layout in their strict meaning is difficult from come across. ठीक है, इन दोनों को मिला के एक कंबाइन या फिर अपन उसको कह सकते हैं मिक्स लेआउट क्रिएट होता है. लेआउट फॉर सर्विस फैसिलिटी, इसके अंदर क्या होता है, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सर्विस फैसिलिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लेआउट इज that the many service facility exist to bring together consumer and service.
एग्जाम्पल जैसे सिटिंग एरिया बनाया है अपन ने बैंक में या फिर हॉस्पिटल्स में, तो ये एक तरीके से सर्विस फैसिलिटी है जो अपन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आज आपने एक हॉस्पिटल बना दिया, आपने सारी चीज़ें सेटअप कर दी कि इसके बाद में ये, लेकिन आपको एक सर्विस फैसिलिटी भी तो बनानी पड़ेगी, एक वेटिंग रूम बनाना पड़ेगा उस सेंस में वो। अब इंपॉर्टेंस क्या है, अपन को लेआउट क्यों बनाने की नीड है, अपन क्यों बनाया लेआउट, है ना, क्या मिलेगा लेआउट बनाने से। तो ये अवॉइड करता है बॉटलनेक की सिचुएशन। जैसे अभी अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि बॉटलनेक क्रिएट हो जाता है जस्ट बिकॉज डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी अगर मैच नहीं कर पाती है, तो उसको अवॉइड करता है ये। अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी एंड कॉस्टली चेंजेस जो अपन के होंगे। बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, बेटर सुपरविजन कर पाता है, इकनॉमीज इज हैंडल, जो इकनॉमी है वो हैंडल हो जाती है, इफेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल एरियाज़ को अच्छे से कर जाते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं एम्प्लॉय के मॉरल्स को, क्वालिटी इम्प्रूव होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ जो लेबर है वो अच्छे से हो पाता है, जो अपनी प्रोडक्शन है वो अच्छे से होती है, मिनिमाइज करती है डिलेज को, मिनिमम इक्विपमेंट्स जो होते हैं इन्वेस्टमेंट में वो यूज़ आते हैं। नेक्स्ट अब द पॉइंट नंबर 6 ऑफ आवर 10 टोटल सब पॉइंट्स के अंदर से 6 आ गया अब अपने पास में, जो कि अपन को क्या बोलता है कि रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग क्या होती है। देखिए, रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग जो होती है वो बेसिकली बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। इट इज़ अ इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग डिसीजन होता है। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग दैट क्वालिटी एंड टाइम ऑफ आउटपुट ओवर द इंटरमीडिएटरी टाइम ऑरिजन, मतलब 3 से 1 साल के लिए होता है, क्वांटिटी और टाइमिंग के बेसिस पे बनाया जाता है। सॉरी, एग्रीगेट प्लानिंग सीक्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट। एग्रीगेट प्लानिंग जो होता है एक तरीके से बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है जब भी आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना हो। ऑल्सो नोन एज मीडियम टर्म या फिर इंटरमीडिएट प्लानिंग भी अपन इसको कहते हैं। द प्लानिंग प्रोसेस इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज के अंदर इस प्रोसेस को डिवाइड करा जाता है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग, शॉर्ट रेंज प्लानिंग एंड इंटरमीडिएटरी प्लानिंग और एग्रीगेट प्लानिंग। लॉन्ग रेंज प्लानिंग जो होती है ये डील करता है विद द स्टैटिक डिसीजन सच एज परचेज ऑफ फैसिलिटीज, इंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एक्सेट्रा। ठीक है, लॉन्ग रेंज जो है वो डील करता है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने हैं, क्या चीज़ परचेज करनी है और क्या चीज़ किस तरीके से अपन नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो होती है वो ये बताती है विच डील्स विद द डे टू डे ऑपरेशन जो होते हैं, जैसे शेड्यूलिंग, समटाइम्स इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स जो हो जाती है उसकी वजह से जो अपन हैंड टू हैंड शेड्यूलिंग करते हैं नहीं वो, और डे टू डे प्रॉब्लम्स के डील करती है। इंटरमीडिएटरी प्लानिंग और एग्रीगेट प्लानिंग जो होती है विच इज़ इन बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म के दोनों के बीच में होती है, जो कंसर्न करी जाती है जनरली एक्सेप्टेड प्लानिंग टूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे मैच प्रोडक्शन विद द डिमांड, कि इफ़ इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो अपन प्रोडक्शन और प्लान को साथ में कर सकते हैं। देखिए, जो एग्रीगेट प्लानिंग होती है उसको अपन एक प्योर स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे वेरी इन द साइज ऑफ वर्कफोर्स अगर हो जाता है, जितना काम उतना वर्कर्स लेके आओ, है ना, ज़्यादा मत लो। वेरी इन आवर्स वर्कर्स ऑलवेज सेम रहते हैं इसके अंदर। वेरी इन्वेस्टमेंट लेवल जो होता है वी कीप द प्रोड्यूसिंग एट अ फिक्स रेट ऑफ प्रोडक्शन, अपन एक लेवल पे प्रोड्यूस करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई है इसलिए मैंने ये शॉर्ट में बता रही हूँ। और सब कॉन्ट्रैक्टिंग कि आप कॉन्ट्रैक्ट किसी और से करवा लो। नेक्स्ट अप वी हैव आवर पॉइंट नंबर 7 ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो होता है वो ये ये सोच के बनाया गया है, एक तरीके की टेक्निक है जो डिटरमाइन करती है कि कितनी क्वांटिटी और किस टाइमिंग पे अपन को जो डिपार्टमेंट है उसको डिमांड पड़ेगी, जो भी उसको प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, जो MRP होता है एक तरीके से पावरफुल टूल माना जाता है जो अप्लाई करा जाता है प्रॉपरली टू हेल्प एंड मैनेज टू अचीव द इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल। एक अच्छे इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल को करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इन्वेंट्री का रिडक्शन, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही ऑर्डर करो, उससे ज़्यादा ऑर्डर मत करो। MRP जो होता है हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये होते हैं उसमें when they are required in order to meet the master schedule. It helps to process the material component and when needed and there avoid excessive build in the material. देखिए, अगर आपने बहुत जल्दी आपको एक बार के लिए लगा हो तो इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो MRP 1 है अपना, ये डिसाइड करता है कि एक तरीके की टेक्निक है जो हेल्प करता है अपन को क्वालिटी
क्वांटिटी और टाइम को ध्यान में रखते हुए कि कब किस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितनी की क्या रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। इसके अंदर इसका ऑब्जेक्टिव होता है सबसे पहला कि इन्वेंट्री को रिडक्शन करें, मतलब जब जब जितनी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है अपन उतना ही ऑर्डर करें, मतलब ज़्यादा रॉ मटेरियल को मंगवा के स्टोरेज नहीं बढ़वाएं, ठीक है। और जैसी रिक्वायरमेंट होगी उससे पहले ये अपने आप ऑर्डर प्लेस कर देता है। रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी लीड टाइम, जो अपन रिड्यूस करें जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो टाइम लग रहा है और जब ना डिलीवरी के अंदर टाइम लग रहा है उसको कम कर सकें। रियलिस्टिक डिलीवरी कमिटमेंट्स करें इसके अंदर कि इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा। इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को, ठीक है। अब एमआरपी के फंक्शंस क्या है जो सर्व करता है, फंक्शंस कौन कौन से हैं जो एमआरपी अपन को सर्व करती है। सबसे पहला फंक्शन आता है ऑर्डर प्लानिंग एंड कंट्रोल। when to release the order and for what quantity of material, ये बताता है अपन को कि कब और कौन सी क्वांटिटी के अंदर अपन को प्रोडक्ट को रिलीज करना है। प्रायोरिटी प्लानिंग एंड कंट्रोल, हाउ मच एक्सपेक्टेड डेट और अवेलेबिलिटी इज कंपेयर टू नीड डेट फॉर सच कंपोनेंट, कि कितना टाइम लगना है उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रोविजन ऑफ अ बेसिक फॉर प्लानिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट और डेवलपमेंट अ बोर्ड बिजनेस प्लान, ठीक है। अब इसके अपने एमआरपी के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। लाइक सेम से कि मैरिट्स है तो डीमेरिट्स तो होंगे ही होंगे, अच्छाई है तो बुराई तो होगी किसी इंसान के अंदर भी, तो अपन को उन दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ता है जस्ट बिकॉज अपन को उनके फ़ायदे भी चाहिए होते हैं। तो क्या है एडवांटेजेस, सबसे पहला होता है रिड्यूस करता है आपकी इन्वेंट्री को, ठीक है। रिड्यूस करता है आइडल टाइम को, रिड्यूस करता है जो आपका सेटअप टाइम है उसको। अवेलेबिलिटी टू चेंज द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, जो आपका मास्टर प्रोडक्शन है शेड्यूल करा गया है उसके अंदर सही से प्रॉपरली। अवेलेबिलिटी टू प्राइस मोर कॉम्पिटिटिवली, जो प्राइस है मोर कॉम्पिटिटिवली होती है। बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करी जा सकती है अपन इससे। बेटर रिस्पॉन्स होता है मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग। और रिड्यूस कर सकते हैं अपनी सेल प्राइस को इसके अंदर, मतलब सेल प्राइस रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट अप इज डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। इसके अंदर जो टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लैक होता है मतलब कम होता है। एमआरपी वॉज प्रेजेंटेड एंड yes as competed a stand-alone system that runs a firm rather than the part of the total system। ये है ना पूरी फर्म को रन करके चलता है, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टोटल सिस्टम को यूज़ नहीं करके चलता। द इशू ऑफ हाउ एमआरपी कैन बी मेड विद टू फंक्शन विद जस्ट एंड टाइम प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लमैटिक होता है। नीड होती है इसको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की, कि कितना सामान है, कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितना मटेरियल चला गया, हर एक एक चीज़ का छोटा छोटा अपडेट होता है। टाइमली अपडेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव अवर 8 पॉइंट दैट इज़ मटीरियल रिसोर्स प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, दैट वी कैन ऑल्सो कॉल एज MRP2। ये MRP 1 से थोड़ा एडवांस है। उसके अंदर सिर्फ मटेरियल को ध्यान दिया जाता है, इसके अंदर और अदर रिसोर्सेज को भी ध्यान दिया जाता है। MRP इज़ द हार्ट ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, ये कह सकते हैं कि MRP जो है वो एक तरीके से हार्ट होता है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का फॉर मैनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए, ठीक है। MRP2 जो है हैज़ बीन डेवलप टू फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर्स address the planning and controlling of manufacturing process and all its related support functions। MRP2 जो है वो हेल्प करता है डेवलप करने के लिए फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग जो मैनेजर्स होते हैं उनको एड्रेस करता है प्लानिंग के साथ साथ में कंट्रोल करने में भी। MRP2 जो है एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ठीक है, टू एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो रिगार्ड्स टू इट्स साइज लोकेशन प्रोसेस एंड प्रोसेस के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को ढकते हुए भी वो एक यूनिवर्सल है जो हर जगह काम आती है। नेक्स्ट अप वी हैव अवर पॉइंट नंबर 9 दैट इज़ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, अवर सेकेंड लास्ट टॉपिक। इसके अंदर क्या होता है, ये MRP2 अभी अपन ने पढ़ा, ये MRP2 से भी एक लेवल ऊपर है। एक सेकेंड, आपको ब्लर दिख रहा होगा, राइट, हाँ ओके। MRP इज़ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एक तरीके से मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारी चीज़ें जो होती है एंटरप्राइज से रिलेटेड वो सारी एक प्लान मैनर के अंदर रिकॉर्ड होती है।
ये इंटीग्रेट करता है द एंटायर एंटरप्राइज को, स्टार्टिंग फ्रॉम द सप्लायर टू द कंज्यूमर्स, जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, उन सब को ये साथ में रखता है. दिस विल इनेबल्स द एंटरप्राइज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट. ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है और साथ ही साथ जो कॉस्ट लग रही है उसको भी डिक्रीज करने में हेल्प करता है. ERP जो है वो एक पैकेज आता है ऑफ कॉस्ट सेविंग. ठीक है, एक पैकेट है जो फॉर कॉस्ट सेविंग. ठीक है, once the ERP is implemented, the single solution address the information need to be whole organization. ठीक है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने सिंगल सॉल्यूशन है वो एक तरीके से ERP. कंपनीज विल वाइल यूज ERP टू इंटीग्रेट बिजनेस process and thereby reducing the cost of increased production. ठीक है, अब नेक्स्ट वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज़ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी. इससे बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. इसके अंदर कोई थ्योरी आपको पढ़ने की नीड नहीं है. इसके अंदर आप एक चीज़ याद रखिए कि एक फॉर्मूला होता है √2AO डिवाइडेड बाय C. A होती है अपनी एनुअल डिमांड, O होती है जो भी अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, और C होती है अपनी जितनी भी कैटरिंग कॉस्ट होती है. आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पुट करनी है. और अगर अपन को यहाँ पे S इसलिए है दैट इज़ सेटअप कॉस्ट. ये एक डायग्राम है, इसके अंदर जो मिड पॉइंट जो होता है जहाँ से इंटरसेक्ट करती है अपनी कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट, वो अपन ले सकते हैं. दैट इज़ द EBQ, अपना इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की इतना कितना अमाउंट अपन को किस क्वांटिटी के अंदर अपन को सामान को प्रोड्यूस करना चाहिए, किस क्वांटिटी के अंदर अपन को सामान को मंगाना चाहिए जिससे एक बेस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर अपन काम कर सकें. वो अपन को इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बताती है कि कौन सी इकोनॉमिक है बैच क्वांटिटी है जो कि बेस्ट सूटेबल रहेगी. इसी के साथ में जो अपना स्टडी नोट नंबर 2 है मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाता है. इसके अंदर अपन ने ये सारे टॉपिक्स जितने भी आपके स्टडी मटेरियल के अंदर दे रखे हैं, ये टोटल 10 टॉपिक्स आज अपन ने कवर करे हैं इस वीडियो के अंदर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं. और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियोज़ देखना, जैसे हमने बहुत से टॉपिक्स कवर करे हैं. हमने OM के अंदर तो फर्स्ट पार्ट मैंने जो डाला है वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा ही दूंगी. साथ ही साथ मैंने SM ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है. आई नो वो वीडियो थोड़ी सी पुरानी है बट वो फुल्ली अपडेटेड है. अगर उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट्स आएंगे तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी. बाकी उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं. एंड साथ ही साथ हमने डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ भी हमने स्टार्ट करा है. हमने इन GST के अंदर पूरी की पूरी GST मैंने अपलोड कर रखी है विद अमेंडमेंट्स. साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्सेशन के भी कुछ टॉपिक्स हैं. उसके अंदर मैंने कंप्लीट ऑडिट जो आपकी है, जितनी भी ऑडिट के अंदर थ्योरी आती है, वो 3 वीडियोस के अंदर मैक्सिमम 5 आवर्स थे अराउंड के अंदर मैंने पूरी की पूरी आपको ऑडिट पढ़ा दी है. पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल से पिन टू पॉइंट जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको डिस्क्राइब करते हुए मैंने क्लियर एग्जाम्पल्स के साथ में आपको प्रोवाइड करी है. अगर आपको मेरी एफर्ट्स बिल्कुल थोड़े से भी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और साथ ही साथ एक बार आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को जाके विज़िट ज़रूर करिए. थैंक यू.